ये बात है साल 1993 की। जगह सत्यमंगलम के घने जंगल, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। स्पेशल टास्क फोर्स का घेरा वीरप्पन के चारों तरफ कसता ही जा रहा था। माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। और ठीक उसी वक्त वीरप्पन की गोद में उसकी नवजात बेटी रो पड़ी। सब एक पल के लिए जैसे जम से गए। गैंग के लोगों की नजरें अपने लीडर पर थीं। वीरप्पन ने बस एक इशारा किया, और उस एक इशारे ने उस बच्ची की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये कहानी है भारतीय इतिहास के शायद सबसे खतरनाक डाकू की। एक ऐसा नाम जो 20 सालों तक दो राज्यों की सरकारों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना रहा। तो सवाल यही है कि आखिर कौन था यह शख्स? तो चलिए, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी में वीरप्पन के बनने से लेकर उसके खत्म होने तक हर एक पहलू को परत दर परत समझते हैं। ठीक है, तो वापस चलते हैं उसी कहानी पर जहां से हमने शुरू किया था, क्योंकि वो एक अकेली घटना ही उस इंसान की क्रूरता को समझने के लिए काफी है जिसे दुनिया वीरप्पन के नाम से जानती है। जिस चीज से उस बच्ची को चुप कराया गया वो अपने आप में ही खौफनाक है। नाम था एरिकन पोर्टजूस। सुनने में तो ये आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल होता है, लेकिन एक नवजात बच्चे के लिए ये किसी जहर से कम नहीं, क्योंकि ये सीधा उसका गला चोक कर देता है। सोचिए, अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बेटी को ऐसी मौत देना। ये वीरप्पन के बर्ताव की महज एक झलक थी। लेकिन सवाल तो यही है कि कोई इतना बेरहम बन कैसे सकता है? कैसे एक गांव का लड़का जंगल का सबसे बड़ा और खतरनाक अपराधी बन गया? चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि यह सब शुरू कहां से हुआ। 1952 में गोपीनाथम गांव में जन्मे वीरप्पन ने बहुत जल्दी अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने अपना पहला हाथी मार गिराया, और इसके महज 3 साल बाद 17 की उम्र में एक फॉरेस्ट गार्ड को मारकर उसने अपना पहला कत्ल किया। यह बस एक खतरनाक सफर की शुरुआत थी। हाँ, 1986 में उसे एक बार पकड़ा जरूर गया था, लेकिन वो बड़ी आसानी से पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला और फिर कभी हाथ नहीं आया। और बस यहीं से शुरू हुआ वीरप्पन के आतंक का वो दौर जो अगले 2 दशकों तक चलने वाला था। एक ऐसा दौर जिसमें किडनैपिंग, हत्याएं और भारत का सबसे बड़ा मैनहंट शामिल था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। पूरे 20 साल 2 राज्यों की पुलिस, स्पेशल टास्क फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स सब मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पाई। और इन 20 सालों में जो तबाही मची, उसका आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 184 से ज्यादा जानें गईं। इसमें पुलिस जवान, फॉरेस्ट ऑफिसर और वो आम नागरिक भी शामिल थे जो उसकी गोलियों का शिकार बने। और इस पूरे ऑपरेशन पर खर्चा कितना हुआ? अनुमान है कि दोनों राज्यों की सरकारों ने करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। ये भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे महंगा मैनहंट था। वीरप्पन सिर्फ भाग ही नहीं रहा था, वो तो खुलेआम कानून का मजाक उड़ा रहा था। ये देखिए, ये उसका खुद का लिखा पोस्टर है। 1993 में एक मुखबिर को मारने के बाद उसने ये पोस्टर लगाकर पुलिस को सीधी चुनौती दी कि हिम्मत है तो पकड़कर दिखाओ। उसका खौफ सिर्फ बातों तक नहीं था। उसने ईमानदार अफसर पी श्रीनिवास को सरेंडर के बहाने बुलाकर मार डाला। पालार नदी के पास लैंडमाइन बिछाकर एक बस उड़ा दी जिसमें एसटीएफ के 22 जवान शहीद हो गए। और 2000 में तो उसने कन्नड़ सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को अगवा करके पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। तो अहम सवाल यह है कि वो इतने लंबे समय तक पुलिस से बचता कैसे रहा? इसका जवाब छिपा है उसकी रॉबिन हुड वाली इमेज में। अपने वन्नियार समुदाय के लिए वो कोई डाकू नहीं बल्कि एक मसीहा था। वो गरीबों को पैसे देता, उनकी मदद करता और उन्हें पुलिस की कथित ज्यादतियों से बचाता था। इसी वजह से गांव वाले उसके आंख और कान बन गए थे, जो उसे पुलिस से हमेशा एक कदम आगे रखते थे। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और अब हम आते हैं उस आखिरी चैप्टर पर, उस ऑपरेशन पर जिसने आखिरकार वीरप्पन के आतंक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ऑपरेशन कोकून। एसटीएफ के नए चीफ के विजय कुमार ने वीरप्पन के पुरानी टेप्स को खंगालना शुरू किया, और तभी उन्हें एक छोटी सी पर बेहद जरूरी बात पता चली। वीरप्पन पास से कागज ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था। जंगल के इस भूत की एक कमजोरी थी, उसकी आंखें। और बस इसी एक कमजोरी पर पूरा जाल बुना गया। प्लान बहुत सीधा था। पहला, उसकी जरूरत को समझना। उसे मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सख्त जरूरत थी। दूसरा, एक नकली एम्बुलेंस को भरोसेमंद चारे की तरह पेश करना। तीसरा, एक मुखबिर के जरिए उसे इलाज के लिए जंगल से बाहर आने को राजी करना। और चौथा, सही जगह पर घात लगाकर इंतजार करना। तारीख थी 18 अक्टूबर 2004। एसटीएफ की टीम एक पुराने स्कूल की छत पर छिपी थी।
रात के 10 बजे वीरप्पन, जिसने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी मूछें तक मुंडवा ली थीं, अपने 3 साथियों के साथ एम्बुलेंस में बैठा। ठीक 10:50 पर एम्बुलेंस को पहले से तय जगह पर रोका गया और अगले 20 मिनट की जबरदस्त गोलीबारी के बाद भारत का सबसे बड़ा डाकू मारा गया। ये कोई आम मुठभेड़ नहीं थी। एसटीएफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 20 मिनट से भी कम समय में 338 गोलियां चलाई गई, ये पक्का करने के लिए कि इस बार वो बचकर न निकल पाए। वीरप्पन तो मर गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गया जिसे समझना आज भी बहुत मुश्किल है। तो चलिए इसका अंतिम लेखा-जोखा देखते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके शिकार थे कौन। उनमें सिर्फ पुलिस या सरकारी अधिकारी नहीं थे। 55% से ज्यादा तो आम नागरिक और मुखबिर थे, जिन्हें महज शक के आधार पर मार दिया गया था। इंसानों की जान की तो उसने कोई कीमत नहीं समझी, लेकिन जंगल को भी नहीं बख्शा। एक अनुमान के मुताबिक उसने 2000 से ज्यादा हाथी सिर्फ उनके दांतों के लिए मार डाले और 10,000 टन से ज्यादा चंदन की लकड़ी की तस्करी की। तो आखिर वीरप्पन था कौन? उसकी पहचान के हमेशा 2 पहलू रहे। एक तरफ वो एक क्रूर हत्यारा, शिकारी और किडनैपर था, लेकिन दूसरी तरफ अपने समुदाय के लिए वो एक रक्षक था, गरीबों का मददगार था और सिस्टम के खिलाफ खड़े होने वाला एक प्रतीक भी था। 2 दशकों का आतंक, 100 करोड़ का खर्च और सैकड़ों जानें, इन सब के बाद एक सवाल आज भी कायम है। क्या वीरप्पन सिर्फ एक क्रूर अपराधी था या वो उन हालातों की पैदाइश था जिनमें उसने जन्म लिया था? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही दफन